पहेली वाला बाहर से गरीब, अंदर से अमीर ससुराल। ओफो, इस स्टोर रूम में कितनी धूल है। स्टोर रूम की साफ सफाई के दौरान अनीता को धूल से सनी एक पजल मिलती है। अरे सुडोकू पजल, ये तो कितनी ज्यादा धूल में सनी हुई है। ये मेरे चचेरे भैया की होगी। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अनीता पजल सॉल्व करने की कोशिश करने लगती है। ओफो, दाहिने वाला भी नहीं जा रहा, बायां वाला भी नहीं जा रहा है। अब इसे एक जगह कैसे करूं? कैसे होगा ये पजल सॉल्व? जब तेरी पीठ पर एक गरम गरम पलटा पड़ेगा ना, तब पजल सॉल्व होगा। कमबख्त करम चली, मैंने तुझे स्टोर रूम की साफ सफाई करने के लिए भेजा था ना। दरवाजे पर खड़ी मीनाक्षी अनीता को घूर कर देखने लगती है और पलटा उठाकर अनीता की पीठ पर मारने लगती है। चाची, चाची छोड़ दो ना। चाची, अभी मैं पूरा स्टोर रूम साफ कर देती हूँ। तेरे गाल पर 7 नंबर का ऐसा छाप बनाऊंगी, जिंदगी भर लोग पहेलियां पूछते रहेंगे कि ये छाप गाल पर कैसे बना। कमबख्त। मम्मी पापा के चले जाने के बाद चाची कितने अच्छे से मुझे अपने साथ लेकर आई थी यहाँ, पर 2 दिनों में ही चाची ने मुझे घर का नौकर बना दिया। अनीता रोते हुए पूरा स्टोर रूम साफ करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृष्णलाल के कमरे में अनीता कृष्णलाल के कपड़े प्रेस कर रही होती है। अरे बेटी, जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना कर ले आओ। अरे मेरे चाचा जो हर महीने मुझे मारने के लिए एक नई लेदर बेल्ट खरीद कर लाते हैं, आज शहद जैसी मीठी बातें कैसे कर रहे हैं मुझसे। अनीता रसोई में आकर चाय बनाने लगती है और वहीं दूसरी तरफ कृष्णलाल गरम इस्त्री को जानबूझकर अपनी शर्ट पर रख देता है, जिससे शर्ट जलने लगती है। बहुत दिन हो गए इसे मारा नहीं, क्योंकि कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था इसे मारने के लिए, पर आज इसे अपनी नई लेदर बेल्ट से भरपेट मारकर अपना दिन शुभ करूंगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ ये कमबख्त करम जली? मेरी शर्ट जला दी इसने, बुलाओ इस मनहूस को। कृष्णलाल की तेज आवाज सुनकर अनीता ऊपर से नीचे तक कांप जाती है और भागकर वापस कमरे में आती है। वहीं मीनाक्षी भी कमरे में आ जाती है। क्या हुआ जी? क्या कर दिया इस मनहूस ने? मीनाक्षी, तो मेरी नई लेदर की बेल्ट लेकर आओ, इसने मेरी शर्ट जला दी, ये देखो। चाचा, मैं तो आपके सामने रसोई में गई थी ना, मैं तो आयरन खड़ा करके गई थी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आपकी शर्ट पर गिर गई। अनीता सफाई देने लगती है। वहीं मीनाक्षी नई लेदर की बेल्ट लाकर कृष्णलाल को देती है और कृष्णलाल अनीता को बेल्ट से मारना शुरू करता है। चाचा, मेरी गलती नहीं। चाचा, मैंने आपकी शर्ट नहीं जलाई। अच्छी क्वालिटी का बेल्ट है, सही कहा था दुकानदार ने, प्योर लेदर है। कृष्णलाल चमड़े की बेल्ट से अनीता को तब तक मारता है जब तक अनीता के कपड़े फटने नहीं लगते। दर्द सहते सहते अनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनीता अपने मायके में डरी सहमी रहने लगती है। एक दिन कृष्णलाल, मीनाक्षी और अनीता मंदिर आए होते हैं। हम मंदिर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आए हैं, जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। तू यहीं बाहर खड़ी रहे और हमारी चप्पलों की निगरानी कर। अनीता को चप्पलों की निगरानी पर छोड़कर कृष्णलाल और मीनाक्षी मंदिर में जाकर दर्शन करने लगते हैं। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर फटे पुराने कपड़े पहने प्रीति और अरुण प्रसाद खा रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट प्रसाद है। प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है, पर पंडित जी थोड़ा सा ही देते हैं, थोड़ा और देते तो पेट भर कर खाते ना हम। अरे मैंने तो 2 बार ले लिया, मेरे पास तो बहुत है, पर तुझे नहीं दूंगा। अच्छा चलो, मेरी एक पहेली पूछो, अगर बुझ जाते हो तो मत देना, पर अगर नहीं बूझ पाओगे तो देना पड़ेगा। बोलो, है तुम? हमसे पंगा भूल मत, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। चल पूछ, क्या पूछना है। ये दोनों भाई बहन पहेली खेल रहे हैं, मैं भी सुनती हूँ, कोशिश करूंगी बूझने की। अच्छा भैया बताओ, एक ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा था, पुलिस ने देखा लेकिन रोका नहीं, क्यों? ये क्या बात हुई? ट्रक ड्राइवर अगर गलत दिशा में जाएगा तो पुलिस उसे रोकेगी, तो गलत पहेली पूछ रही है। आता है तो बताओ, वरना प्रसाद इधर लाओ। ट्रक ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा था तो पुलिस उसे क्यों नहीं रोक रही? वैसे पुलिस ट्रक ड्राइवर को क्यों रोकेगी? पुलिस तो गाड़ी को रोकेगी ना। हाँ, हो सकता है ट्रक ड्राइवर पैदल ही जा रहा हो। हाँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर पैदल जा रहा था ना, है ना, है ना? अरे कौन हो तुम, और तुमने आंसर क्यों दिया? अभी मुझे प्रसाद मिलता भैया से, आंसर इन्होंने दिया है, तुमने नहीं। लाओ प्रसाद दो, जल्दी दो। ठेंगा दूंगा, ठेंगा, पहले मुझे पकड़, फिर कुछ मिलेगा। इतना कहकर अरुण मंदिर के आंगन में गोल गोल भागने लगता है और प्रीति अरुण के पीछे पीछे भागने लगती है। ये देखकर अनीता जोर से हंस पड़ती है। तभी कृष्णलाल और मीनाक्षी आते हैं और आते ही प्रीति के सिर पर एक टपली मारते हैं। यहाँ तेरी माँ डांस कर रही है जो तू देखकर हंस रही है।
पागल, हमें चप्पल पहना और चल घर। अनीता कृष्णाल और मीनाक्षी को चप्पल पहनाती और फिर वो घर आने लगते हैं। पर अनीता का सारा ध्यान अरुण और प्रीति की प्यार भरी नोक-झोंक पर ही रहता है। रात हो जाती है। पड़ोस के आंगन में कुछ पड़ोसनें कुर्सी लगाकर बैठी होती हैं और अनीता बालकनी में सो रही होती है। काश मेरी जिंदगी भी उस परिवार की तरह होती जहां बड़ा भाई और बहन इतने प्यार से हंसते खेलते पहेलियां बूझते और अपनी जिंदगी जी रहे होते। उनके हालात देखकर लग रहा था कि काफी करीब हैं वो, फिर भी इतने खुश थे। और एक मेरी जिंदगी है, करोड़पति बाप की बेटी हूँ, पर माँ बाप के न होने की वजह से मच्छरों के बीच बालकनी में सोती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीता सिर पर चावल का बोरा और दोनों हाथों में भारी थैले में घर का राशन ला रही होती है। हे भगवान, कितना भारी है ये सामान। चावल ही अकेले 25 किलो का है, ऊपर से मेरे दोनों हाथों में राशन है। ऐसा लग रहा है कि अभी कमर टूट जाएगी और हाथ उखड़ जाएंगे। जैसे तैसे अनीता अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी अनीता के दोनों हाथों में थैले और सिर पर चावल का बोरा देख रास्ते के 2 कुत्ते अनीता पर भौंकने लगते हैं। डर से अनीता का सारा सामान गिर जाता है। अनीता कुत्तों से बचने के लिए भागने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कुत्तों भागो 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 यहाँ से, शू 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 भागो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है रखा, भागो यहाँ से। कुत्तों से भागते हुए अनीता अपने घर से दूर एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है, जहां मिडिल क्लास घरों के बीच एक जर्जर पपड़ी उखड़ी दीवारों वाला, टूटी खिड़कियों और दरवाजों वाला घर उसकी नजर में पड़ता है। वो घर अरुण और प्रीति का ही होता है। बड़ी बहू, जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है या नहीं? पापा जी फिलहाल तो खाना नहीं है, पर ये पजल है जो मैंने बनाया है। अरे नीलम, तुम क्यों पजल बनाती हो? तुम्हारे पजल में कुछ दम नहीं रहता है। अच्छा तो तुम चलो ये पजल सॉल्व करो, अगर नहीं कर पाए तो आज घर के सारे गंदे कपड़े तुम धोगे। पतली लकड़ियों और पत्थरों पर लिखे कुछ नंबरों से बना पजल नीरज सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। ये क्या बवाल बना दिया तुमने? मेरा तो सिर चकरा गया है। मुझसे नहीं होगा, तुमने गलत बनाया है। माँ भी, इन दोनों भाइयों की यही आदत है, जब इनसे पजल या पहेली बूझी नहीं जाती तो कहते हैं कि तुमने गलत बनाया है। अरे भैया जल्दी पजल सॉल्व करो या हार मान लो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा मैं हार मानता हूँ, तुम ही पजल को सॉल्व करो। अरे ये बहुत आसान है, ये देखो, बस 6 को उल्टा करके 9 बना देना और हो गया ना तुम्हारा पजल सॉल्व। कब से नंबर आगे पीछे कर रहे थे। नीलम, तुम अपने प्यारे पति से घर के कपड़े धुलवाओगी? ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, अब रो मत, नहीं धुलवाऊंगी तुमसे कपड़े, मैं खुद धुलूंगी। चलिए खाना खाते हैं। दूर खड़ी अनीता परिवार में इतनी परेशानी और गरीबी होते हुए भी सभी को इतना खुश देखकर हैरान हो जाती है। इनका पूरा परिवार इतनी गरीबी में भी कितने प्यार से रहता है। यही वो प्यार है जो मुझे कभी नहीं मिला। काश मैं उनके घर की सदस्य होती। अनीता अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं रामलाल का पूरा परिवार एक भूल भुलैया पहेली के पास आता है और उसे पार करके एक बड़े आलीशान घर में आ जाता है। सुंदर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठ जाता है, जहां रोबोट शाही खाना परोसते हैं। पूरा परिवार खाना खाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता के मायके में इस कमबख्त करमचली को 2 घंटे पहले राशन लेने भेजा था। थोड़ा सा राशन ही तो लाना था, उसमें इतनी देर लगा रही है। अरे आने दो, आज फिर बेल्ट से मारूंगा। किसा भैया, किसा बेल्ट से मारने की बात कर रहे हैं आप? मयूरी, तू यहाँ कैसे? किसी को नहीं, किसे बेल्ट से मारूंगा? मैं यहाँ कैसे? ये छोड़िए, पहले ये बताइए कि बड़े भैया की बेटी अनीता कहाँ है? वो तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। तभी अनीता सिर पर चावल का बोरा और राशन का दूसरा सामान लेकर घर पहुंचती है, जहां मयूरी खड़ी होती है। अच्छा, तो ये भेजा है आपने अनीता को अपनी सहेलियों से मिलने? अनीता बेटी, मैंने तुझे सिर्फ राशन की लिस्ट लेने भेजा था, तो राशन लेकर क्यों आ गई? वो आपने। अरे बेटी छोड़ ना, 2 रुपए लगते हैं तो लगने दे। भाड़े के चक्कर में इतनी मेहनत मत किया कर। देख तेरी बुआ आई है। भैया भाभी, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, क्या आप लोगों की बातों में बहक जाऊंगी? अगर अनीता आप लोगों पर बोझ बन रही है तो इसकी शादी करवा दीजिए और किसी अच्छे ससुराल में इसे भेज दीजिए। मैं अमेरिका में रहती हूँ, वहाँ अनीता को नहीं लेकर जा सकती, इसलिए आप लोगों को समझाने आई हूँ। मैं फिर आऊंगी या सीधे पुलिस भेजूंगी। मयूरी अनीता को गले लगाती है और अनीता के हाथों में कुछ शगुन रखकर वापस चली जाती है। शाम को मीनाक्षी और कृष्णलाल पड़ोस के एक मंदिर में पंडित दीनदयाल से अनीता के रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, एक से एक बड़े घराने का रिश्ता है मेरे पास। आइए बैठकर बात करते हैं। पंडित जी, अमीर घर का रिश्ता नहीं चाहिए, कोई ऐसा घर बताइए जो गरीब हो और बिना दहेज के शादी करने को तैयार हो। गरीब घर? भाई आप अपनी भतीजी को गरीब घर में भेजना चाहती हैं? देखिए पंडित जी, आप रिश्ता बताइए। वो हमारी भतीजी है, हम उसे कहीं भी भेजें। खुद की बेटी होती तब मैं देखता,
न चाहते हुए भी दीनदयाल गरीब घरों के रिश्ते कृष्णलाल और मीनाक्षी को दिखाता है। कृष्णलाल और मीनाक्षी अरुण के परिवार का रिश्ता तय कर लेते हैं। ये परिवार बिल्कुल सही है। अनीता जिंदगी भर गरीबी में राशन के डिब्बे झाड़ती रहेगी। दीनदयाल से कहकर कृष्णलाल और मीनाक्षी अगले दिन अरुण और उसके पूरे परिवार को रिश्ते के लिए घर बुलाते हैं। जी, हम इतने गरीब और आप लोग इतने अमीर, आप अपनी भतीजे की शादी हमारे बेटे से क्यों करवाना चाहते हैं? जी, पंडित जी ने दिखाते दिखाते आपके बेटे की फोटो भी हमारी बेटी को दिखाई और आपका बेटा हमारी बेटी को पसंद आ गया। क्यों अनीता बेटी? चाची जी जो कह रही हैं वो झूठ है, पर ना करती हूँ तो चाची मुझे मार मार कर भूत बना देंगी, और वैसे भी मैं इस परिवार की सदस्य बनना चाहती हूँ। अनीता पल के झपकाकर हाँ कह देती है। दूसरी तरफ अरुण भी अनीता को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। अरे लड़की के चेहरे का डर देखकर समझ में आता है कि चाचा चाची के घर में लड़की कैसे रहती होगी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही लड़की के चाचा चाची को अच्छा सबक मिलेगा। हम रिश्ता तय कर देते हैं। हमारे परिवार के लिए ऐसी ही समझदार और संस्कारी लड़की की जरूरत है। दोनों परिवार रिश्ता तय करते हैं। शादी की तारीख निकलती है और मंदिर में अरुण और अनीता की शादी होती है और अनीता अपने टूटे फूटे छोटे से ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां दरवाजे और घर के बाहर कुछ पड़ोसने अनीता का स्वागत में खड़ी होती हैं। आइए देवरानी जी, आपके चाचा चाची ने बड़े अच्छे घर में आपकी शादी करवाई है। फुल फैसिलिटी वाला घर है। फैसिलिटी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कितनी अच्छी फैसिलिटी है। दरवाजे टूटे हुए हैं, खोलने बंद करने का झंझट ही नहीं है। सीधे जमीन पर सोना है, ग्राउंड टू अर्थ, नेचर के नजदीक, हेल्दी बॉडी। इतने अच्छे चाचा चाची नसीब वालों को ही मिलते हैं। भगवान ऐसे चाचा चाची किसी को ना दे। नसीब वाले चाचा चाची फिर भी किसी को न दे। मैं कुछ समझी नहीं। फटी धोती का रुमाल बना लेंगे, इस हद तक गरीब है इनके परिवार में ये लोग। पर ये पहेलियों में बात करने की आदत नहीं जाएगी इनकी। सीधा सीधा ताना मार रहे हैं। अरे ये गरीब कौन कम, हाँ अमीर घर की लड़की बहू बना कर लाए हैं। सोचा होगा दहेज में बहुत कुछ मिलेगा, पर चाचा चाची ने तो इन्हें भी ठेंगा दिखा दिया। अनीता तुम उदास मत हो। अगर हमें दहेज ही चाहिए होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुम्हारे ससुराल को सिर्फ अपनी बहू का साथ चाहिए। अनीता गृह प्रवेश करती और शादी के जोड़े में जमीन पर फटी चटाई पर पूरे परिवार के साथ सो जाती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन अनीता शादी के जोड़े में उठती है। उठ गई बहू, अब जल्दी तैयार हो जा, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म कराएंगे। जी मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? एक ऐसा कमरा जहाँ सबका नंबर आता है पर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। जो जल्दी पहुंचे वही जीत जाए, देर करे तो लाइन में रह जाए। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये कैसी पहेलियों में उलझी हुई बात है? पहेलियों में उलझी बात को सुलझाने में ही तो मजा आता है, और हर गरीब परिवार वहीं जाता है। भाभी इतनी जल्दी समझिएगा उतना ही अच्छा होगा, जितनी देर कीजिएगा उतनी देर और होगी। जल्दी पूछिए। ये कैसी पहेली है? नाम नहीं लिखी जाती है। जो पहले जाए वो पहले, जो देर से जाए वो देर में। मैंने तो बाथरूम के बारे में पूछा था। ये लाइन, देर, जल्दी, शौचालय। आप लोग कहीं सामूहिक शौचालय की बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे वाह बहू, तूने तो 1 मिनट नहीं लगाया पहेली बूझने में। यानी मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, तो फिर मैं नहाने कहाँ जाऊंगी? कपड़े कैसे बदलूंगी? ना महल बड़ा ना कोठी विशाल, फिर भी रहता खुशहाल परिवार। जब आंगन सूना हो जाए तब नई दुल्हन अपना रंग बदल पाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे देवरानी जी आराम से सोचिएगा, पहले चलकर फ्रेश हो जाते हैं वरना लंबी लाइन लग जाएगी। शारदा अपनी दोनों बहुओं और प्रीति को लेकर सामूहिक शौचालय की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में सभी वहां से वापस लौट रही होती हैं। वहीं पड़ोसनों की नजर अनीता का इंतजार कर रही होती है। मम्मी जी, मैं आपकी दूसरी पहेली बूझ गई हूँ। आंगन सोना हो जाए फिर नई दुल्हन रंग बदल पाए। इसका मतलब जब घर खाली हो जाएगा तब मैं नहाकर कपड़े बदल लूंगी, यानी सभी घर से बाहर निकल जाएंगे और मैं घर में ही नहाकर कपड़े बदल लूंगी। बिल्कुल सही बहू, यही रीत है तेरे गरीब ससुराल की। और तेरे ससुराल वाले इतने बड़े बेशर्म हैं कि अपनी ये बेशर्मी भी पहेलियों में बताते हैं। बहू ये बेशर्मी नहीं, हमारी मजबूरी है। छोटा सा घर है हम गरीब परिवार का, ऐसे में हम कहाँ बाथरूम बनाएं, इसलिए हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। मम्मी जी मैं अब समझ रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब से ये मेरा ही ससुराल, मेरा संसार है।
अनीता का जवाब सुनकर पड़ोसनों के मुंह पर ताला लग जाता है। वहीं अनीता के ससुराल वाले घर के बाहर निकल जाते हैं और अनीता घर में नहाकर अपनी जेठानी की एक पुरानी साड़ी पहनती है, क्योंकि कृष्णलाल और मीनाक्षी ने अनीता को विदाई में 2 जोड़ी साड़ी तक नहीं दी थी। इसी तरह घर के सभी सदस्य तैयार होते हैं और फिर अरे अब तो सभी तैयार हो गए हैं। अनीता अब तुम जल्दी से अपनी पहली रसोई बनाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, पर पहले ये तो बताइए कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? अरे बहू, गोल गोल गली रस से भरी, मुंह में जाते ही मचती खलबली। जल्दी पूछो और बनाओ। उफ, पहली रसोई में पहेली? ससुराल के पहले ही दिन मैं इतनी पहेलियां बूझी हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा मेरी पहली रसोई पहला दिन है या पहेली दिन है। अरे क्या इतनी पहेली पहेली कर दी कि मैं पहेली ही भूल गया। अब जल्दी से पहेली बूझो और पहली रसोई बनाओ। रस से भरी गोल गोल गली, अरे ये तो बहुत आसान है। जलेबी, हाँ जलेबी गोल गोल होती है, रस से भरी होती है। अरे बहू, जब समझ गई तो जल्दी बनाओ, क्यों बच्चे के मन को तड़पा रही हो? अब बच्चा कहाँ है यहाँ? देवरानी जी, आदमी का मन 55 के बाद बचपन का हो जाता है और ससुर जी तो 60 साल के हैं, इसलिए ससुर जी का मन 5 साल के बच्चे जैसा है। ये सुनते ही अनीता जोर से हंस पड़ती है और फिर अनीता अपने घर की छोटी सी रसोई में आती है और चूल्हा जलाकर जलेबी बनाने का सामान निकालती है, जहाँ सिर्फ एक मुट्ठी मैदा, थोड़ी सी चीनी होती है। रसोई में तो सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा ही चीनी है। इतनी से अगर जलेबी बनाऊंगी तो सभी के हाथ में सिर्फ एक एक जलेबी आएगी। बहू, पहली रसोई में मीठा बनाना शगुन होता है और हमने बस शगुन के लिए ही जलेबी का सामान खरीदा है। इससे ज्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास, इसलिए इतनी की ही जलेबी बनाओ। अनीता बड़े प्यार से अपने गरीब ससुराल वालों के लिए जलेबी बनाती है और पूरा परिवार जलेबी खाता है। ऐसी आज का दिन बीतता है और अगले दिन पूरा परिवार हमेशा की तरह नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करता है। नाश्ते के बाद सभी दीवार पर टेक लगाकर लेटे होते हैं। पापा जी, जेठ जी, अरुण जी, कल भी आप में से कोई काम पर नहीं गया था और आज भी आप लोग काम पर नहीं जा रहे। आप लोग कोई काम करते भी नहीं है क्या? अरे अनीता, काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा? हम तो खाना खाकर थोड़ी देर लेटे थे, जा रहे हैं हम काम पर। बहू, इधर तू बाहर नल से एक घड़ा पानी लेती आ। अनीता मिट्टी का घड़ा लेकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन अनीता को कहीं भी सरकारी नल नहीं दिखता। अनीता घर वापस आ जाती है। घर वापस आने पर अनीता देखती है कि रामलाल, नीरज और अरुण गायब होते हैं। बहू, तू बिना पानी लिए वापस क्यों आ गई? मम्मी जी, आपने तो बताया ही नहीं कि नल कहाँ है। बाहर तो कहीं नल नहीं है। और ये पापा जी, अरुण और जेठ जी कहाँ गए? अरे बहू, तूने ही तो उन्हें याद दिलाया था कि काम पर जाना है, तो वो काम पर चले गए। क्या? मैं 2 मिनट को बाहर गई और वो काम पर चले गए? अरे भाभी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आओ, मैंने एक नया पजल बनाया है, जरा इस पजल को सॉल्व करो। अनीता प्रीति के बनाए भूल भुलैया पजल को सॉल्व करने बैठ जाती है। भाभी, ये देखो, ये डॉग है और इस तरफ हड्डी रखी हुई है। अब इस डॉग को इस हड्डी को खाना है। इधर से तो जाएगा तो रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है। हाँ, ऐसे जा सकता है, पर फिर यहाँ रास्ता बंद है। देवरानी जी, आप आराम से पजल सॉल्व कीजिए, मैं और मम्मी जी पानी लेकर आते हैं। अनीता को पजल सॉल्व करता छोड़कर शारदा और नीलम सब्जी मंडी चली जाती हैं, जहाँ ढेर सारी सब्जियां खरीदकर थोड़ी देर में घर लौटती हैं। ये देखिए, मैंने सॉल्व कर लिया। ये डॉग ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे जाएगा और इसे हड्डी मिल जाएगी। अरे वाह भाभी, क्या समय पर आपने पजल सॉल्व किया है। वो देखिए, मम्मी और भाभी भी आ गई। ये क्या, आप लोगों ने इतनी सारी सब्जियां खरीदी हैं? और ये टमाटर तो 80 रुपए किलो होंगे ना? और मशरूम तो शायद 120 रुपए या 130 रुपए किलो है। इतनी महंगी सब्जियां हमारे गरीब ससुराल में बनती हैं। अरे बहू, हमने तो सिर्फ 2 टमाटर और 4 आलू खरीदे थे। वहाँ एक अमीर बुजुर्ग औरत थी, उसकी सब्जी खरीदने के बाद उसे उसके बेटे का फोन आया कि शाम को ही अमेरिका निकलना है, तो उस औरत ने सारी सब्जियां हम गरीबों को दे दी। भगवान भला करे उस परिवार का। फिर अनीता अपनी जेठानी नीलम के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए बढ़िया और मजेदार खाना बनाती है और रात में खाना खाकर परिवार के साथ जमीन पर सो जाती है। मम्मी, और कितने दिन से पत्थर तोड़ने पड़ेंगे? पत्थर तोलने पड़ेंगे? पत्थर कौन तोल रहा है? अरे बहू, कोई पत्थर नहीं तोल रहा है। और प्रीति, बस कुछ और दिन, फिर हमें ये पत्थर नहीं तोलने पड़ेंगे। मम्मी जी, आप 2 तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मम्मी जी, आप पहेलियों वाली बातें क्यों कर रही हैं? बताइए, कौन सा पत्थर तोल रहा है? अरे बहू, कोई पत्थर नहीं तोल रहा है, ये तुम्हारे लिए एक पहेली है। अगर तुम बूझ सको तो बूझ पाओ, वरना वक्त आने पर हम तुम्हें खुद बता देंगे। अनीता रात भर अपनी नंद की बोली हुई बात को सुलझाने की कोशिश करती रही, पर नाकामयाब रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हर एक दोपहर शारदा बिना किसी से कुछ बोले अपने घर से निकलती है।
ये मम्मी जी बिना कुछ बताए कहाँ चली गई, देखना पड़ेगा। अनीता शारदा का पीछा करते हुए एक बड़े से बगीचे के दरवाजे पर पहुंचती है। मम्मी जी आप इस बगीचे के पास क्यों आई हैं? इस बगीचे में सब्जियां उगती हैं क्या? अरे बहू, तो यहाँ कैसे आ गई? और यहाँ कोई सब्जियां नहीं उगती हैं, जा यहाँ से। मम्मी जी आप अंदर जा रही थी और मुझे भगा रही हैं आप? मुझे भी जाना है। बहू अभी तू यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हमें लगेगा कि तू यहाँ जाने के लिए तैयार है, हम खुद तुझे यहाँ लेकर आएंगे। फिलहाल तू घर चल। शारदा अपनी बातों में उलझाकर अनीता को घर लेकर आती है। अनीता के इशारा करते ही नीलम बहुत सारी पजल लाकर अनीता के सामने रख देती है। दीदी इतनी सारी पजल्स, हमारे गरीब परिवार में इतनी सारी पजल क्या कर रही हैं? देवरानी जी सारा दिन हम गरीबों को करना ही क्या रहता है? हमारे पति काम पर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद करना ही क्या रहता है? इसलिए बैठकर ये पजल सॉल्व करते हैं। आप भी बैठकर इन पजल को सॉल्व कीजिए। अनीता नीलम के साथ पजल सॉल्व करने लगती है। छोटी भाभी फिर हार गई क्या? छोटी भाभी ठीक से खेलिए। पहले आप लोग बहुत आसान पहेलियां और पजल दिया करते थे और अब बहुत मुश्किल पजल देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे जीतूं। देवरानी जी हड़बड़ी में बिना हिंट समझे यहाँ वहाँ कुछ भी करने से पजल सॉल्व नहीं होती है। पहले पूरे ध्यान से पजल को देखिए कि इस कदम से क्या होगा, कौन सा कदम कहाँ तक जाएगा। ये सब समझने के बाद ही पजल में एक कदम उठाना चाहिए। अब ध्यान से खेलिए। अनीता अपने गरीब परिवार में पजल्स खेलते हुए सबसे घुल मिल जाती है। कभी अपनी नंद तो कभी अपने जेठ और ससुर के साथ भी पजल्स खेला करती। ऐसे ही एक दिन देखा जेठानी जी, जीत गई ना मैं। अब मैं सीख गई हूँ कि ये पजल सॉल्व करना अब नहीं जीतेगा कोई आप में से मुझसे, ठीक है? अच्छा तो ये चलो बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आज से पहले कल आता है? डिक्शनरी में पहले कल आता है, फिर टुडे आता है। वाह बहू, तू तो बड़ी तेज तर्रार हो गई है। अब कल तुझे एक भूल भुलैया पहेली पार करनी है। अगले दिन शारदा अनीता को अपने घर से कुछ दूर एक बोटेनिकल गार्डन की भूल भुलैया में लेकर आती है। बहू हम दूसरी तरफ जाकर तेरा इंतजार करते हैं, तू जल्दी से भूल भुलैया पार करके वहाँ आ। मम्मी जी मुझे वहाँ जाना है जहाँ जाने से आपने मुझे रोका है। बहू पहली सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, पहले इसे पार करो। इतना कहकर पूरा गरीब परिवार भूल भुलैया की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और अनीता भूल भुलैया में घूमते घूमते आधे घंटे में अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। मैंने पार कर लिया। माँ अब लगता है हमारी अनीता हमारे खास राज वाली पहेली को पार करने के लिए तैयार है। अब ये मत कहिएगा कि कल लेकर चलेंगे, मुझे अभी जाना है। इससे ज्यादा मुझसे इंतजार नहीं होगा। पूरा गरीब परिवार वापस अपने घर के पास आता है और पास में बने एक बोटेनिकल गार्डन के दरवाजे पर पहुंचता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। देवरानी जी आपके पास सिर्फ सूरज ढलने तक का वक्त है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर सूरज ढलने से पहले आप उस तरफ तक पहुंच जाती हो तो आपको अपने ससुराल का राज पता चल जाएगा, वरना। सूरज की चलती दिशा में गरीब परिवार भूल भुलैया में घुस जाता है और चलते चलते भूल भुलैया की दूसरी तरफ एक बड़े से सुंदर महल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता भी भूल भुलैया में चली आती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये भूल भुलैया गोल गोल घूम रही है, बार बार घूमकर एक ही जगह पर जा रही हूँ मैं। पजल में घूमते घूमते अनीता थककर एक कोने में बैठ जाती है। तभी शाम होने का वक्त होता है और पूरा परिवार पजल में अनीता को खोजते हुए अनीता के पास चला आता है। अनीता अगर एक बार अंधेरा हो गया तो इस पजल से कोई नहीं निकल पाएगा, जल्दी बाहर चलो। नहीं, मैं आज इस पजल से बाहर तभी निकलूंगी जब मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगी। अनीता जिद मत करो वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे, अंधेरा होने वाला है, जल्दी बाहर निकलो। परिवार अनीता को लेकर भूल भुलैया से बाहर निकलता है और अपने टूटे फूटे गरीब घर में चला आता है। बहू मुझे तो लगा था आज पजल से निकल जाएगी, पर लगता है अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। परिवार की मायूसी देखकर अनीता बहुत दुखी होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अनीता का पूरा ध्यान अपने ससुराल के राज पर होता है। ऐसी एक दोपहर आप लोग उसी भूल भुलैया पजल को पार करके दूसरी तरफ जाने वाले हैं ना? मुझे आज एक मौका दीजिए, आज मैं जरूर उस पजल को पार कर लूंगी। देखो बहू जिद मत करो, हम चाहते हैं कि तुम भी पजल तुम खुद ही पार करो, वरना 1 मिनट लगेगा तुम्हें तरीका बताने में। तुम खुद तरीका समझो तभी तो पजल पार हो पाएगा। हमारी बातों को याद रखो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं बहू के साथ यहीं उसे कंपनी देता हूँ। और बहू घर में पेड़े हैं ना, जरा तू मुझे 2-4 पेड़े खिला। तभी भूल भुलैया पजल की तरफ चले जाते हैं सभी। वहीं अनीता रामलाल को पेड़े देती है। पेड़े खाते ही रामलाल की सांसें फूलने लगती हैं। अरे बहू बहू। पापा जी आपकी सांस क्यों फूलने लगी?
बहू शायद पेड़ों में पिस्ता बादाम मिलाया हुआ है, मुझे उससे एलर्जी है बहू। हे भगवान, पापा जी आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? अरे बहू, सभी पजल पार कर गए होंगे, तुम्हें भी पजल पार करनी पड़ेगी, तभी मैं बचूंगा। ऑक्सीजन की कमी से रामलाल बेहोश हो जाते हैं और अनीता भागते हुए भूल भुलैया में घुस जाती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पजल पार करनी ही पड़ेगी, वरना मैं अपनी ससुर जी को बचा नहीं पाऊंगी। पर कैसे पार करनी है ये पजल? अनीता पजल को ध्यान से देखती है और आंखें बंद करके रास्ता सोचने लगती है। मम्मी जी ने कहा था कि हमारी बातों को याद करके रास्ता मिल जाएगा, दिन में ही ये पजल सॉल्व होगी। क्यों, क्या है ये दिन में? रोशनी। अनीता आंखें खोलती है और सूर्य की रोशनी की तरफ उड़ रही मधुमक्खियों को देखते हुए चलना शुरू कर देती है। समझ गई मैं, अब इस पजल को दिन के साथ साथ रात में भी पार किया जा सकता है। पजल सूरज की दिशा में घूमती रहती है और सूरज की दिशा में चलते हुए अनीता पजल पार कर लेती है और सीधा अपने आलीशान ससुराल में पहुंच जाती है, जहां रोबोट नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं और महंगी मूर्तियों और चीजों से घर सजा होता है। पूरा परिवार हॉल में महंगे कपड़े और गहने पहनकर बैठा होता है। बहू तू यहाँ, तूने हमारी भूल भुलैया पजल पार कर लिया। ये देख, ये है तेरे ससुराल का राज। मम्मी जी जल्दी आप लोग गरीब ससुराल चलिए, पापा जी की सांस फूल रही है। क्या? पापा की सांस फूल रही है? मैं अभी उनकी दवाइयां लेकर आता हूँ। नीरज अनीता को रामलाल की सांस फूलने की दवाई देता है। अनीता गरीब ससुराल आकर रामलाल को इंजेक्शन लगाती है। थोड़ी देर में रामलाल की तबीयत ठीक हो जाती है और तब तक गरीब वेशभूषा में पूरा परिवार भी आ जाता है। बहू मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब तुमने हमारा भूल भुलैया पजल पार कर लिया है। बहू तुम अपने अमीर ससुराल चलो। सभी अपने अमीर आलीशान घर में आते हैं। सभी के साथ अनीता भी महंगी साड़ी और तरह तरह के गहने पहनकर हॉल में आती है। मेरे अमीर ससुराल, ये गरीबी का चूल्हा क्यों हो रहा है? आखिर क्या पहेली है इसके पीछे? बहू हमारे पूर्वज पहले पहेली और पजल के शौकीन हुआ करते थे। हम लोग बहुत अमीर थे और हंसी खुशी रहते थे, पर एक दिन कुछ चोरों ने हमारी सारी संपत्ति लूटकर हमें कंगाल कर दिया। मजबूरी में मुझे शहर आना पड़ा। मुझे पजल बनाने के अलावा कुछ काम नहीं आता था, तो मैंने पजल बनाना बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे बच्चों ने भी यही काम शुरू किया और हमारी संपत्ति वापस लौट आई। और भैया, और मैंने अपनी पजल्स और पहेलियों को एक ऑनलाइन गेम बना दिया, जो आज प्ले स्टोर से कई सारे देशों में लोग खेल रहे हैं। और दोबारा हमारी संपत्ति पर किसी की बुरी नजर न पड़े, इसीलिए हमने अपनी सारी संपत्ति को एक पजल में छुपा दिया है। भाभी आपको सब पता चल गया है ना? चलिए हम आपको आपकी असली ससुराल की सैर कराते हैं। प्रीति और नीलम अनीता को उसके ससुराल के सभी कमरों में घुमाती है, जहां स्विमिंग पूल, ट्रैम्पोलिन पार्क, गेमिंग जोन, रूम और तरह तरह की दूसरी चीजें होती हैं। नीलम अपने पूरे परिवार के साथ गेमिंग रूम में बैठकर बड़े स्क्रीन पर पजल सॉल्व करने लगती है। ये पजल किसने बनाई है? ये पजल तुम्हारी सास ने बनाई है। इसके पहले जो तुमने खेली थी उसे अरुण ने बनाया था। ऐसी एक दिन अमीर वेशभूषा में अनीता अपनी सास, नंद और जेठानी के साथ एक मॉल में आई होती है, जहां मीनाक्षी और कृष्णलाल भी आए होते हैं। अरे तो इतने महंगे कपड़ों और गहनों में क्या है ये सब? भाई साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भतीजे के पास इतना सब कुछ है। आप हैरान हो रहे हैं। हाँ, पर ये सब आया कैसे? आपकी भतीजे के पैर बहुत शुभ हैं। हमारे बेटे की लॉटरी लग गई, उसका बिजनेस चल पड़ा। अब आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है। सारी सच्चाई से अनजान अनीता को खुशहाल जिंदगी जीता देख कृष्णलाल और मीनाक्षी का कलेजा जल जाता है। ऐसी एक दोपहर गरीब घर में। माँ, अनीता ने जो नया पजल बनाया है ना, उसे भी मैं प्ले स्टोर पर डालना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं अभी हमारे अमीर घर से पैसे लेकर आती हूँ। शारदा अपने घर से निकलती है और पजल में चली जाती है। उसी वक्त पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, यहाँ तो अंधेरा हो गया। अब बिना सूरज की रोशनी के मैं इस घूमते हुए पजल से कैसे निकलूंगी? ओह नो, अब जब तक बारिश बंद नहीं होती मम्मी उस पजल से नहीं निकल पाएंगी। हे भगवान, जल्दी बारिश बंद कर दो। पूरा परिवार दरवाजे पर बैठा बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। 2 घंटे बाद बारिश बंद होती है। तब तक शाम हो जाती है और सूरज डूब चुका होता है। भैया, सूरज डूब चुका है और मम्मी के निकलते ही थोड़ी देर में अंधेरा हो गया था। इसका मतलब मम्मी अभी भी भूल भुलैया में ही फंसी हुई हैं। और रात तक फंसी रहेगी, क्योंकि बिना सूरज की रोशनी के वो बाहर ही नहीं निकल सकती। उस पजल से कोई बाहर ही नहीं निकल सकता। नहीं, मैं अपनी सास को सारी रात भूल भुलैया में नहीं रहने दे सकती। मैं जा रही हूँ उन्हें निकाल कर लाने। इतना कहकर अनीता तुरंत घर से निकलती है। पीछे पूरा परिवार अनीता को रोकते हुए निकलता है और अनीता बिना किसी की बात सुने भूल भुलैया पजल में घुस जाती है। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मुझे आवाज दीजिए, मैं आ रही हूँ आपको बचाने।
बहू वापस चली जाओ और अंदर मत आओ, अंधेरे में इस पजल से नहीं निकला जा सकता है। इस तरफ मम्मी जी, इस तरफ मम्मी जी की आवाज आई है। शारदा की आवाज का पीछा करते हुए अनीता शारदा के पास पहुंच जाती है। बहू तुम मुझ तक कैसे पहुंच गई? बहुत आसान है मम्मी जी, अब चलिए। अनीता शारदा का हाथ पकड़ती है और चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कुछ मिनटों में पजल से बाहर निकल आती है। अंधेरे में अनीता को शारदा के साथ वापस आता देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। फिर अनीता सभी को अंधेरे में ही पजल पार कराकर अमीर घर लाती है, जहां रामलाल और शारदा एक स्टेज पर अनीता को लेकर आते हैं। अनीता, तुमने अंधेरे में हमारी पजल को पार कर लिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम में से कोई भी इस पजल को अंधेरे में नहीं पार कर सकता है। आप लोगों ने ही सिखाया है, अगर पजल गलत भी बना हो तभी उसे सॉल्व किया जा सकता है, और ये पजल तो मैंने कितनी बार सॉल्व किया है। बहू, ये क्वीन ऑफ पजल का क्राउन है और तूने हमारे सबसे मास्टर पजल की ट्रिक को ट्रैक किया है। आज से तू हमारी क्वीन ऑफ पजल। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का पजल बहुत स्ट्रांग है। कोई दूसरा इस पजल को तब तक रात में क्रैक नहीं कर सकता जब तक वो मेरी पहेली को बूझ नहीं जाता। ना मैं रात हूँ, ना मैं दिन हूँ, ना मैं दिशा हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ। अनीता अपने पजल पहली वाले गरीब ससुराल की क्वीन ऑफ पजल बनती है और अब अनीता का पूरा ससुराल अनीता के दिए पहेली को बूझने की कोशिश में है और अनीता अपने ससुराल के साथ हंसी खुशी पहेलियां बूझती खेलती